अस्सलाम वालेकुम। आज के ज़बरदस्त एक्सप्लेनर में खुश आमदीद। आज का हमारा मौजू महाटेट इम्तिहानात की तैयारी करने वालों के लिए बहुत ही ख़ास है, यानी इंग्लिश ग्रामर में क्लॉजेस पर मुकम्मल उबूर। हम सब जानते हैं कि ग्रामर के उसूलों को समझे बगैर इम्तिहान में पक्के नंबर लेना कितना मुश्किल लगता है, लेकिन आज के इस सेशन के बाद ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। हम बिल्कुल बुनियादी कॉन्सेप्ट से शुरुआत करेंगे और फिर सीधे 2011 से 2025 तक के पिछले सालों के सवालात का तज्जिया करेंगे। तो चलिए बिना किसी ताख़ीर के सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज का हमारा एजेंडा बहुत ही सीधा और टू द पॉइंट है। हम क्लॉजेस के तारुफ और मेन और सबऑर्डिनेट क्लॉजेस के फ़र्क से आगाज करेंगे। इसके बाद सीधा सबऑर्डिनेट क्लॉजेस की अहम अक़साम पर बात होगी और फिर सबसे मज़ेदार हिस्सा आएगा, यानी पेपर 1 और पेपर 2 के पास्ट ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक्स। आखिर में एक क्विक रिविजन ताकि तमाम कॉन्सेप्ट्स दिमाग में पक्के हो जाएं। तो आइए ग्रामर की इस दुनिया में अपनी पहली ईंट रखते हैं और देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि क्लॉज आखिर है क्या। बस एक सादा सा उसूल याद रखें, ये अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना बिल्कुल लाजमी है। मतलब अगर इन दोनों में से कोई एक भी गायब हो गया तो समझें वो क्लॉज नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर ही इज़ ऑनेस्ट। अब देखें, यहाँ ही हमारा सब्जेक्ट है, यानी जिसके बारे में बात हो रही है, और इज़ एक वर्ब है ना। बिल्कुल सिंपल, सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर एक क्लॉज बनाते हैं। बस इतनी सी बात है। अब जब हमें ये बुनियादी बात समझ आ गई है तो अगला कदम ये देखना है कि क्या तमाम क्लॉजेज एक जैसे होते हैं। बिल्कुल नहीं। यहाँ मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज का फर्क बड़ी खूबसूरती से सामने आता है। फर्ज करें एक क्लॉज है ही वर्क्स हार्ड। ये एक मेन क्लॉज है। क्यों? क्योंकि ये खुद मुख्तार है, अपने आप में मुकम्मल मानी दे रहा है, इसे किसी की मदद नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जरा इसे देखें, बिकॉज ही वॉज इल, यानी क्योंकि वो बीमार था। अब अगर कोई सिर्फ इतना कहे कि क्योंकि वो बीमार था, तो आप फौरन सोचेंगे हाँ तो फिर क्या हुआ, ये अधूरा लगता है ना। यही सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये अकेला मुकम्मल मानी नहीं दे सकता, इसे हमेशा मेन क्लॉज के सहारे की जरूरत पड़ती है। अब हम इम्तिहान के नुक्ते नज़र से सबसे अहम हिस्से में दाखिल हो रहे हैं। हमें दरअसल इन्हीं सबऑर्डिनेट क्लॉजेस की अक़साम को पहचानना होता है। पहली किस्म है नाउन क्लॉज। नाम से ही जाहिर है ये जुमले में एक नाउन का काम करता है। अब इम्तिहान के प्रेशर में इसे जल्दी से कैसे पहचाना जाए, इसके लिए हमारे पास कुछ खास शनाख्ती अल्फाज हैं। अगर कोई क्लॉज व्हाट, दैट, वेदर या हु से शुरू हो रहा है और जुमले में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह बर्ताव कर रहा है, तो बस समझ जाएं कि ये नाउन क्लॉज है। मिसाल के तौर पर व्हाट ही सेड इज ट्रू। इस पूरे जुमले में व्हाट ही सेड वाला हिस्सा एक सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। दूसरी किस्म है एडजेक्टिव क्लॉज। हम सब जानते हैं कि एडजेक्टिव का काम किसी खूबी या सिफत को बयान करना होता है, तो ये क्लॉज भी जुमले में किसी नाउन या प्रोनाउन की खासियत बताता है। इसके शनाख्ती अल्फाज हु, हुम, हुज, विच, दैट और वेयर हैं। जरा इस मिसाल को देखें, द बॉय हु वन द रेस इज माई फ्रेंड। यहाँ ये जो हु है ना, ये हमें उस लड़के के बारे में मजीद मालूमात दे रहा है। कौन सा लड़का? वो जिसने रेस जीती। ये सीधा सीधा एक एडजेक्टिव क्लॉज की पहचान है। तीसरी अहम तरीन किस्म है एडवर्ब क्लॉज। ये थोड़ा सा वसी है क्योंकि ये वक्त, जगह, वजह, शर्त, तजाद या मकसद को जाहिर करता है। इस टेबल पर एक नज़र डालें। अगर क्लॉज व्हेन से शुरू हो रहा है तो जाहिर है ये टाइम बता रहा है। वेयर का मतलब प्लेस यानी जगह। बिकॉज आए तो ये रीज़न या वजह है। इफ़ का मतलब है कंडीशन या शर्त। ऑल्दो आए तो ये कॉन्ट्रास्ट यानी मुतजाद बातों को जोड़ता है। और सो दैट का इस्तेमाल किसी मकसद या पर्पस को जाहिर करता है। ये अल्फाज एक तरह से एग्जाम के लिए आपकी शॉर्टकट कीज हैं। तो चलें, अब वक्त आ गया है थोड़ी रफ्तार बढ़ाने का। अब तक जो उसूल सीखे हैं, आइए उन्हें असल इम्तिहानी सवालात पर लागू करके देखते हैं। आपको एक मजे की बात बताऊं, इम्तिहान में पूरा जुमला बैठकर ट्रांसलेट करने की जरूरत ही नहीं होती। 2011 के सवाल को देखें, व्हाट ही सेड इज ट्रू। हमने अभी थोड़ी देर पहले नाउन क्लॉज के शनाख्ती अल्फाज डिस्कस किए थे। जैसे ही आपकी नज़र इस लफ्ज़ व्हाट पर पड़ती है और आप देखते हैं कि ये एक सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है, आपके दिमाग में फौरन घंटी बजनी चाहिए कि ये नाउन क्लॉज है। ऑप्शन सी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। देखा आपने, ये कितना तेज और आसान तरीका है। अब इन पैटर्न्स को तेजी से चेक करते हैं। 2012 के सवाल में व्हाट ही वांट्स आया, बिल्कुल ये नाउन क्लॉज है। 2013 में वेयर यू गो, वेयर हमेशा जगह के लिए आता है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस। 2014 में हमारे पास लफ्ज़ बिकॉज है, ये वजह जाहिर करता है यानी एडवर्ब ऑफ रीज़न। 2016 में ज़रा गौर करें, द गर्ल हु, यहाँ हु उस लड़की की सिफ्त बता रहा है तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। और 2018 में ऑल्दो आया है जो सीधा सीधा कॉन्ट्रास्ट की अलामत है। ये तो बिल्कुल एक गेम की तरह है जिसके रूल्स हमें पहले से पता है। ये सिलसिला आगे भी जारी रहता है।
2019 से 2025 तक के पेपर 1 के सवालात देखें। 2020 में व्हेन द बेल रैंग, व्हेन वक्त बता रहा है तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। 2022 में फिर से बिकॉज का इस्तेमाल हुआ, एडवर्ब ऑफ रीजन। और बिल्कुल रीसेंट 2025 के इम्तिहान में द बॉय हु इज सिंगिंग फिर से लफ्ज हु का इस्तेमाल हुआ, जो एक लड़के की खासियत बयान कर रहा है। ये चीज साबित करती है कि MHTT के इम्तिहान में ये मखसूस अल्फाज बार बार रिपीट होते हैं। उन्हें याद रखने का मतलब है पक्के नंबर। ठीक है, पेपर 1 का मरहला तो बड़ी कामयाबी से मुकम्मल हुआ। अब जरा पेपर 2 की तरफ बढ़ते हैं। लेवल थोड़ा सा एडवांस हो सकता है, लेकिन हमारी टेक्निक बिल्कुल वही रहेगी। 2016 के पेपर 2 का ये सवाल देखें। ये एक बेहतरीन मिसाल है। दो ही इज रिच, ही इज अनहैप्पी। हमने पढ़ा था कि जब भी ऑल्दो या दो का इस्तेमाल हो तो वो दो मुतजाद बातों को जोड़ता है। वो अमीर है फिर भी नाखुश है। ये एक वाज़ेह तजाद है। तो जैसे ही आपने दो देखा, सीधा ऑप्शन ए पे जाएंगे, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ जो सबसे अहम नुक्ता जहन में रखने वाला है वो ये है कि चाहे आप पेपर 1 दे रहे हो या पेपर 2, ग्रामर के उसूल अपनी जगह पर कायम रहते हैं, वो नहीं बदलते। 2011 में फिर से बिकॉज आया जो एडवर्ब ऑफ रीजन है। 2012 में हु आया जो एडजेक्टिव क्लॉज बता रहा है। 2014 में व्हेन आया तो एडवर्ब ऑफ टाइम है। और 2017 में व्हाट यू से जुमले के शुरू में सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, यानी नाउन क्लॉज। कवानीन बिल्कुल सेम टू सेम है। पेपर 2 के इन ताज़ा तरीन सवालात पर नजर डालते हैं। 2019 में इफ का इस्तेमाल हुआ, जो कि एक वाज़ेह कंडीशन यानी शर्त को जाहिर करता है। 2022 में वेदर आया है जो नाउन क्लॉज की निशानी है। 2024 में लफ्ज हुज का इस्तेमाल हुआ जो उस औरत की सिफत बता रहा है, यानी एडजेक्टिव क्लॉज। और 2025 में आया अनलेस, जो बिल्कुल इफ की तरह ही एक शर्त है, इसलिए ये एडवर्ब ऑफ कंडीशन है। इन ट्रेंड्स को देखकर ये बात 100% वाज़ेह हो जाती है कि इन कलीदी अल्फाज पर गिरफ्त होना कामयाबी की गारंटी है। बहुत जबरदस्त। हमने काफी मालूमात को बड़ी तेजी से कवर किया है। अब जरा लंबी सांस लेते हैं और इस सारे इल्म को एक आसान से फ्रेमवर्क में समेटते हैं। इस हतमी चीट शीट को अपने जहन में छाप लें। ये आपका मास्टर प्लान है। अगर कोई क्लॉज जुमले में एक नाम या सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो वो सीधा सीधा नाउन क्लॉज है। अगर वो किसी चीज या शख्स की खुसूसियत बता रहा है और हु या विच जैसे अल्फाज से शुरू हो रहा है तो वो एडजेक्टिव क्लॉज है। और अगर वो किसी काम के होने का वक्त, जगह, वजह या कोई शर्त बता रहा है तो बिला झिझक वो एडवर्ब क्लॉज है। ये सिंपल सा फ्रेमवर्क किसी भी क्लॉज को सेकंडों में पहचानने की चाबी है। और इसी के साथ आज का ये मालूमाती एक्सप्लेनर इख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद है कि आज के इस सेशन से चीज़ें काफ़ी हद तक वाज़ेह हो गई होंगी। अगर ये मालूमात मददगार साबित हुई हैं तो इम्तिहान की तैयारी को मज़ीद स्मार्ट बनाने के लिए AAA उर्दू एडू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेकिन जाने से पहले एक सवाल पर ज़रूर गौर कीजिएगा। जब ग्रामर एक खुश्क और मुश्किल थियोरी के बजाय एक ऐसे पैटर्न में बदल जाए जिससे आप पहले से जान सकते हो, तो क्या अब भी MHTT में वो यकीनी नंबर हासिल करने से कोई आपको रोक सकता है? खुद सोचिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में।